देखो, लीज फाइनेंसिंग को समझने से पहले हम सबसे पहले ये समझेंगे कि लीज फाइनेंसिंग हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और ये किस लिए हम करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एफएम का एक टॉपिक है, मतलब बिजनेस फाइनेंस का एक टॉपिक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, और जिसमें से हमारे 10 क्वेश्चन आते हैं और हमने ये कह रखा है कि हम लोग 20 मार्क्स यहाँ से पक्का करके जाएंगे, ठीक है। उसमें से लीज फाइनेंसिंग का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है पिछले 2 बार से, मीनिंग जून वाले एग्जाम से और दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ था, और एक बार पहले आ रखा है, ठीक है। तो टोटल ये अभी 3 ही बार आया है ये क्वेश्चन लीज फाइनेंसिंग का, लेकिन अभी फिलहाल ये इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको हम अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको समझना है बहुत अच्छे से लीज फाइनेंसिंग, क्योंकि अगर आप इसको कर लेते हो तो आपके एक तरीके से 2 मार्क्स आपके हाथ में हो जाते हैं, और 2 नंबर के ऊपर बहुत ज़्यादा, मतलब आपको पता होगा कि नेट जेआरएफ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, कई बार। तो हमें एक भी टॉपिक स्किप नहीं करना है। चलो चलते हैं अपने लीज फाइनेंसिंग के ऊपर। ओके, सो लीज फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली लीज फाइनेंसिंग एक कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितनी पार्टी के बीच में है? 2 पार्टी के बीच में है, और दोनों पार्टी का नेम क्या है? एक का नेम है लेसर और एक का नेम है लेसी, ठीक है। लेसर जो होता है वो क्या होता है? लेसर होता है आपका ओनर ऑफ द एसेट्स। याद करो, क्या होता है लेसर? ओनर ऑफ द एसेट्स। और लेसी जो होता है वो क्या होता है? यूजर ऑफ द एसेट्स। क्या? यूजर ऑफ द एसेट्स। अब मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए लेसर जो है वो मिस्टर एक्स है, ठीक है। अब मिस्टर एक्स जो है वो ओनर ऑफ द एसेट्स हो गया, और उसने मिस्टर वाई को यूज करने के लिए एसेट्स को दे दिया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या वो फ्री में दे देगा? क्या वो ये बोलेगा कि ले भाई कोई बात नहीं, आराम से तू यूज कर, जब तेरा मन भर जाए तब तू मुझे वापस दे देना? मुझे तो नहीं लगता अभी फिलहाल यहाँ पर ऐसा होगा कोई जो ऐसे यूज करने के लिए दे देगा बिना काम किसी को, नहीं। सो लेसर जो है अगर अपनी एसेट्स लेसी को देता है तो वो बदले में क्या लेता है? लेसी को, लेसी जो है लेसर की एसेट्स को यूज कर रही है, इस वजह से उसको एक पीरियोडिक पेमेंट पे करनी पड़ेगी। क्या पे करनी पड़ेगी? पीरियोडिक पेमेंट। ओके, अगर उसने पीरियोडिक पेमेंट पे कर दी तब लेसर अपनी एसेट्स को देगा कि भाई ले तू यूज कर, ठीक है। अब इस पीरियोडिक पेमेंट को ही हम लीज रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीज रेंट। सो ये जो था ये हल्का सा कॉन्सेप्ट था कि लीज फाइनेंसिंग क्या है। एक कॉन्ट्रैक्ट है, 2 पार्टी के बीच में है, लेसर और लेसी के पॉइंट। लेसर जो होता है वो ओनर होता है एसेट्स का, लेसी यूजर ऑफ द एसेट्स होता है। जब वो एसेट्स को यूज करता है तो उसके बदले में उसको एक पीरियोडिक अमाउंट पे करनी पड़ती है, और जिसको हम लीज रेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो लीज फाइनेंसिंग का यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम इसको क्या समझेंगे कि लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कंसेप्ट। लीज फाइनेंसिंग को हम 2 पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। 2 पॉइंट ऑफ व्यू इन द सेंस कि लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से और लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से और लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मीनिंग है? देखो, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मीनिंग जो एसेट्स को लीज रेंट के बदले में रिसीव कर, एसेट्स को ले रहा है बदले में लीज रेंट पे कर रहा है। तो इस इंसान के पास जो मिस्टर वाई था, ठीक है, ये वाई था ना, और ये क्या था हमारा? एक्स था। मिस्टर वाई के पास 2 ऑप्शन मतलब या तो ये बाय करे उस एसेट्स को, या ये उसको लीज पर ले। हमारे पास भी होता है ना, मान लीजिए हम किसी फर्म में काम करें, हमारी खुद की फर्म है या कोई कंपनी है, ठीक है। अब उसमें हमें मशीनरी लेके आनी है, तो मशीनरी को या तो हम बाय करके लेके आए या लीज पर लेके आए, ठीक है। तो इसी तरीके से मिस्टर वाई ने क्या सोचा, उसके पास 2 ऑप्शन थे कि वो बाय करे या लीज पर लेके आए, ठीक है। अब
यहाँ पर कंफ्यूजन ये थी कि लीज के पॉइंट ऑफ व्यू, सॉरी, लेसे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना था कि उसको फायदा किस चीज में होगा, ठीक है। अगर उसका मतलब मेन बात क्या था, कैश का आउटफ्लो देखना था कि भाई जिसमें कैश का आउटफ्लो ज्यादा होगा उसको हम स्किप करेंगे और जिसमें कैश का फ्लो कम होगा उसको हम लेंगे। मान लीजिए अगर लीज पर लेने से हमें 100 रुपए में वो चीज मिल रही है और बाय करने पे हमें 150 में मिल रही है, तो हम लीज वाला चूज करेंगे। समझ रहे हो? कहने का मीनिंग ये है कि हम आउटफ्लो को चेक करेंगे कि आउटफ्लो किसमें कम हो रहा है, उस ऑप्शन को हम चूज करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, देखो अगर लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लेसी अगर लीज पर लेता है उस एसेट्स को, तो उसको क्या क्या पे करना पड़ेगा बताओ। एक तो उसको पे करना पड़ेगा लीज रेंट, उसको, समझ में आई बात। सेकंड, उसको पे करना पड़ेगा कुछ मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, बाकी तो उसको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और इन दोनों की उसको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन यहां पर उसको डेप्रिसिएशन की डिडक्शन नहीं मिलेगी। डेप्रिसिएशन की डिडक्शन क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि भाई एसेट्स है और फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन के एसेट्स क्यों नहीं मिलेगी? वो इसलिए नहीं मिलेगी डेप्रिसिएशन की एसेट्स क्योंकि ये ओनर नहीं है, और डेप्रिसिएशन की डिडक्शन उसको मिलती है जो एसेट्स का ओनर होता है। तो एसेट्स का ओनर लीज पर लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें लीज पर वो लेता तो लेसर होगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर उसको दो पेमेंट करनी पड़ेगी और दोनों की उनको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर तो इसको समझ में आ गया कि उसको लीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो बाय करता है उस एसेट्स को, तो देखो बाय जब वो कर रहा है तो क्या उसके पास इनफ मनी है बाय करने के लिए, और अगर नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा, बोरो। और अगर वो बोरो करता है, पैसा उधार लेता है, तो उसको क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट। तो जैसे उसको यहाँ पर लीज रेंट देना पड़ रहा था, उधर उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा, साथ में उसको पूरे के पूरे जो अमाउंट उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी पेमेंट करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट की यहाँ पर उसको डिडक्शन मिल जाएगी, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस की डिडक्शन मिल जाएगी, और किस चीज की डिडक्शन मिल जाएगी, इसको डेप्रिसिएशन की, क्योंकि यहाँ पर वो बाय कर रहा है और बाय कर रहा है तो वो उसका ओनर है और ओनर को डेप्रिसिएशन की डिडक्शन मिलती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसका इधर निकाल लेंगे, इसका इधर निकाल लेंगे और दोनों में ये देखेंगे कैश का आउटफ्लो। अगर टोटल करते हैं तो ये एक्सपेंसेस हो गए हमारे, कैश का आउटफ्लो जिसमें ज्यादा हो रहा है उसको स्किप करेंगे और जिसमें कम हो रहा है उसको प्रेफर करेंगे, लीज या बाय या लीज, समझ रहे हो। तो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इतना समझ लिया कि लेसी क्या चाहता है। लेसी ये देखता है कि उसको एसेट्स को परचेज करना चाहिए, बाय करना चाहिए या फिर लीज पर लेना चाहिए। इतनी बात तो क्लियर हुई। एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो याद रखनी है कि जो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं उसमें वो क्या करता है, फाइनेंसिंग डिसीजन लेता है। कौन सा डिसीजन लेता है, फाइनेंसिंग डिसीजन लेता है। अब इस फाइनेंसिंग डिसीजन में हमारे दो डिसीजन हो सकते हैं, एक तो हो सकता है डेट फाइनेंसिंग और एक हो सकता है हमारा डेट और एक हो सकता है हमारा लीज फाइनेंसिंग। अब क्लियर हुआ आपको? डेट फाइनेंसिंग मतलब जब वो उस एसेट्स को परचेज करता है और पैसा बोरो करता है तो वहां पर आ जाएगा हमारा डेट फाइनेंसिंग। और दूसरे नंबर पर अगर वो लीज पर ले रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, लीज फाइनेंसिंग। तो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक बार प्लीज दोबारा से वीडियो को देख लिया करो, ठीक है। जो टारगेट है हमारा 20 मार्क्स अचीव करने हैं वो करने हैं, हर हालात में करने, समझ रहे हो। अगर आपने एक बार बना लिया ना अपना एम की मुझे क्लियर करना है तो 101% आपका क्लियर होगा। एम बना लो बस, अब 2 महीने जितना भी टाइम रह गया है जो लगा देना है, ठीक है। अब हम समझेंगे लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से।
देखो, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने समझ लिया था कि लेसी क्या सोचता है। वो ये देखता है कि आउटफ्लो किसमें ज़्यादा किसमें कम हो रहा है। जिसमें कम हो रहा है उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और जिसमें ज़्यादा हो रहा है उसको रिजेक्ट कर देंगे। लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेसर क्या था, एसेट्स का ओनर था, ठीक है, जिसका हक था, मालिकाना हक जिसके ऊपर था। तो जो लेसर था वो ये देखेगा उसको रिटर्न आ रही है या नहीं। अब रिटर्न किसमें ज़्यादा आ रही है, ठीक है, रिटर्न इन द सेंस कि जब वो किसी एसेट्स को बाय करता है, स्टार्टिंग में तो उसको बाय करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो वो लीज पर देगा, और फिर उसके बाद उसको लीज पर देता है, तो उससे जो लीज का रेंट उसको रिसीव होता है, अगर प्रेजेंट वैल्यू उस बाय करने पे मतलब उस आउटफ्लो की और प्रेजेंट वैल्यू उस इनफ्लो की निकालें और उनका डिफरेंस देखें, और अगर वो पॉजिटिव आए तो हम सोचें भी कि हम क्या करें, बाय करके लीज पर दे दें। बट अगर वो नेगेटिव आ जाए, मतलब हमारी कॉस्ट ज़्यादा लग जाए और हमारी जो इनकम है, इनफ्लो आने वाले हैं, वो कम हो, तो हम सोचेंगे कि हम लीज पर दें, परचेज करके नहीं। तो सेम वे में लेसर भी यही सोचता है कि उसकी एनपीवी, यहाँ पर बात होगी आपकी एनपीवी की, जो मैंने पहले भी एक बार डिस्कस की थी, और इसको अच्छे से पूरा एक चैप्टर है वहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। एनपीवी मीनिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू, उसका मीनिंग क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस के प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। और यहाँ से समझ में हमें आएगा कि जो लेसर है वो क्या कर रहा है, एसेट्स को बाय कर रहा है। और मैंने सबसे फर्स्ट लेक्चर में आपको ये बताया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, कि जब भी हम रियल एसेट्स में पैसा डालते हैं, उनको बाय करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो उसी को क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और अगर ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी ये क्या है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्या बोलेंगे, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कई बार ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है, हमें नहीं पता चलता, ठीक है। हम सोच रहे होते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन है या कौन सा डिसीजन है, और ऊपर आ जाएगा कि लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम आपसे पूछें कि लीज फाइनेंसिंग कौन सा डिसीजन है, तो आप बता सकते हो। क्लियर हुआ आपको कि ये कौन सा है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और ये क्या लेके चलता है, ये यहाँ पर आईआरआर को लेके चलता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को, जो भी मैं आपको एक नेक्स्ट चैप्टर में समझाऊंगी। यहाँ पर ये देखता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपका ग्रेटर होना चाहिए, किसके, जो आपकी रेट है, मतलब जो आपकी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो आप उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करोगे, मीनिंग बाय करके लीज पर दोगे, अदरवाइज आप किसी और एसेट्स में इन्वेस्ट कर दोगे जहां पर आपकी प्रेजेंट वैल्यू, आपकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। तो आज हमने ये कर लिया लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या किया था, ये कौन सा डिसीजन है, फाइनेंसिंग डिसीजन है, याद है ना, अभी हमने किया था। और फाइनेंसिंग डिसीजन में भी हमारे दो थे, डेट फाइनेंसिंग और एक था हमारा लीज फाइनेंसिंग, जो कि ये था। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप बहुत अच्छे से हो गया होगा। और अगर नहीं हुआ तो आप एक बार वीडियो को आगे करके देख लो, ठीक है। हमारा जो टारगेट है 20 मार्क्स, वो आपको लेने ही लेने हैं, अचीव करने हैं, किसी भी हालात में नहीं कटने चाहिए एक भी नंबर, ठीक है। मेरा खुद यहाँ पर एफएम के अंदर 20 जो हमारे 20 मार्क्स होते हैं, मीनिंग 10 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से मेरे 9 क्वेश्चन ठीक थे, एक क्वेश्चन भी बाय मिस्टेक गलत हो गया था। जब मैंने घर पर आके देखा तो वो मेरा दिमाग इतना खराब हो गया था क्योंकि बिना काम गलत हो गया, ठीक है। तो इस यूनिट में से फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो हमारी बिजनेस फाइनेंसिंग है, बिजनेस फाइनेंस है, वो इतना इजी यूनिट है, सबसे आसान है, और उसमें आपके 20 मार्क्स आपके हाथ में, पढ़ना आपको है और क्रैक भी आपको ही करना है, ठीक है। तो करेंगे आप इसको अच्छे से। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वही लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और नीचे कमेंट भी कर देना कैसी लगी।